बुंदेलखंड के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव, श्यामपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था मोहन, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक, जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। मोहन खेत में फावड़ा चला रहा था। तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ न उगरो। हमारी तकदीर तो ऐसो लगो है कि सच में पथरई पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त शिवम वहां आ पहुंचा। काहे रे मोहन, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस मिट्टी पर ना हो गए। अरे शिवम, तू तो जानता है, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मत आया है। हाँ हाँ, ज्यादा खीखी करके दाया ना दिखाओ। बड़े आए हमने भी, सुनो है लोग का कह रहे। पर शिवम, सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी जब कोई भी ना मानेगा, न पूरे गांव में। तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। अबे तू भी ना मोहन। शिवम और उम्मीद भी शिवम हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को मोहन अपने घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। अपने दिल को जरा थाम तो। अम्मा तो देखना, जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ, तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा। हवाओं भरोसो अभी ना टूटो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हम साथ दे अम्मा, फिर देख हम का कमाल करते हैं। कुछ देर बाद शिवा सो गया। अगली सुबह शिवा खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियां लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। यह कहकर शिवा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसी रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका रिया की आवाज टकराई। अरे मोहन, तुम यहाँ इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? आर्या, अरे वो का है कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई, खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो। वृंदा गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई ना कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहां तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गांव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है।
इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मोहन। रिया के शब्दों ने मोहन के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। वृंदा घर लौट गई और मोहन जंगल की ओर बढ़ गया। पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयां चल रही थीं। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है। हमें समझ में नहीं आ रहा, मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे ये कौन रास्ते पे आ गए हम, ये तो दादा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। मोहन जंगल के उस हिस्से में आज तक कभी नहीं आया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हाँ हाँ, ये क्या मुसीबत है। अब बारिश भी की तलाश में इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, ये तो शायद वही हवेलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में चल भाई मोहन। डरते डरते शिवा उस हवेली के नजदीक पहुंचा। बारिश भी तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर भैया, यहाँ ना रुकना। पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। हवेली भीतर से टूटी फूटी नहीं बल्कि किसी पुराने राजा की तरह सजी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर महंगे गलीचे और कमरे के बीचों बीच रखी एक बेशकीमती बंदूक। हे, यह कैसे हो सकता है बाहर से? ये हवेली तो एकदम खंडहर जैसी और अंदर ओ दादा रे किसी राजा के महल जैसी। मोहन अब भूल चुका था कि वो रास्ता भटक गया था। तभी मोहन की नजर एक कमरे की ओर चली गई जहां से कुछ आवाजें आ रही थी। मोहन उस कमरे की ओर बढ़ गया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। है जो का है, एक बड़े से पिंजरे में तोता बंद है और ऊ के बगल में एक खोटे से बंधा एक गधा भी है। तोता और गधा संगे संगे। बड़ी विचित्र बात है, ये वीरान हवेली में ये तोता और गधा का कर रहे। ये तोता तो देख के ऐसा लगो है कि जैसे रोज खाता पीता है, और ये गधा तो ऐसा लग रहा है जैसे अब्बई अब्बई बांधा गया है। इसका मतलब क्या कोई इस हवेली में रहता है? तभी तोता मोहन को देखकर इंसानी आवाज में बोल पड़ा। आखिरकार तू आ ही गया शिवा।
लेकिन तूने आने में देर कर दी। तभी गधा भी इंसानी आवाज में बोल पड़ा तो क्या हो गया? अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला ना कहते। उन दोनों को इंसानी आवाज में बात करता देख मोहन बुरी तरह घबरा गया और तोते की ओर देखकर बोला, हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद में पता लग जाएगा। हम ये तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता। तू पहला मनुष्य है जो यहां आया है। तभी गधा हंसते हुए मोहन से बोला। और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। यह सुनकर मोहन चौंक गया। तोता मोहन से बोला, मेरे दोस्त डर मत, हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूं, और मेरे दोस्त गधे को वरदान मिला है कि वह इंसान को विनाश की राह दिखा सकता है। यह सुनकर मोहन चौंक गया और बोला, का मतलब? तभी गधा इंसानी आवाज में बोला, अरे भाई, मतलब यह है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। मोहन हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। तभी तोता शिवा से बोला, हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो यह गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वह परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। मोहन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तोता बोला, तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है ना। तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे, बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी ना जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हां, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहां छुपा कर रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। ये सुनकर मोहन खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा, लेकिन रुक जा, रुक जा। अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूं। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है। तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूं। सुन, तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहां एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। मोहन गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहाँ से अभी जा रहे हैं, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा, चलो भाई।
रुको रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना शिवा, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाहकर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे, तुम्हें यह हवेली दिखाई नहीं देगी। हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ, हाँ। मोहन सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा। मोहन कुएं में उतर गया। उसे वह तांबे का बक्सा मिल गया। मोहन बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी मां चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहाँ से आए? अरे अम्मा बस समझ लो, यही हमारी तकदीर में मोहन था। और अम्मा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी ना कर सकता। मोहन की मां भावुक हो गई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से शिवा की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई। उसने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो धनवान बन गया। दूसरी पूर्णिमा की रात पर मोहन दोबारा उस रहस्यमयी स्थान पर जा पहुंचा। तोता और गधा पहले से मौजूद थे। लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो अच्छा है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजा चंद्रसेन अपने महल में युवकों की परीक्षा ले रहा है। जो जीत गया उसे दरबार में संदेशवाहक बनाया जाएगा। तू जाकर भाग्य आजमा, भले ही कठिन हो, लेकिन जा। लेकिन अगर तू वहां गया तो तुझे पहरेदार मारेंगे। तू क्या करेगा? क्या वहां पे जाकर राजा की सेवा करेगा? हरे सीमा पर एक सराय है, वहां से व्यापारियों का माल लूट और जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ, मोहन ने तोते की बात मानी और महल पहुंच गया।
राजमहल के प्रांगण में युवकों की भीड़ लगी थी। हम आज 3 परीक्षा लेंगे, बल की, बुद्धि की और धैर्य की। जो इन तीनों में सफल होगा वही बनेगा हमारा विशेष संदेश वाहक। पहली परीक्षा, बल राजा की ओर से 2 सैनिक आते हैं। पहली चुनौती हाथियों को नियंत्रित करना। जो उन्हें वश में करेगा वही आगे बढ़ेगा। मोहन हाथी के सामने आता है, शांति से उसकी आंखों में देखता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है, कान सहलाता है और उसे बैठा देता है। हम शाबाश। अगली परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, बुद्धि। एक पहेली है, 4 दीवारों में बंद हूं, मैं दिखता न मैं चलता, मेरे बिना सब मौन है, मुझसे ही हर बात पलता। मोहन सोचते हुए बोला, हाँ, हर बात पलता मोहन। हाँ, उत्तर है शब्द। हाँ, बिल्कुल सही। और अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, धैर्य। अब मैं नहीं चल सकता। अरे मेरा तो पानी छलक गया। लेकिन शिवा ने ना पानी गिरने दिया, न थकावट दिखाई। वो 5 कोस चलकर समय पर वापस पहुंचा। दरबार गूंजता है, जय हो जय हो। हम तो तीनों परीक्षा में जिसने विजय पाई वो मोहन है। हम इसे राज्य दरबार का संदेशवाहक नियुक्त करते हैं। राजा चंद्रसेन की सेवा में हम सदा समर्पित हैं। महाराज की जय हो। इस तरह मोहन ने दूसरी पूर्णिमा पर भी अच्छाई का रास्ता चुना और उसके जीवन ने कक और मोड़ ले लिया। गांव वालों ने मोहन को हमेशा फूटी तकदीर वाला समझा था। कोई उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाई और वो राज दरबार का संदेशवाहक बना तो पूरे गांव की सोच बदल गई। अरे भाई मोहन तो अब तकदीर वाला बन गया रे। जैसी तकदीर पलटी है वैसी शायद किसी की पलटे। वही गांव जो कभी उसका उपहास करता था अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। कुछ समय बाद गांव का मुखिया स्वयं उसके घर आया। प्रणाम माताजी, प्रणाम। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री अनीता का विवाह मोहन से करना चाहता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता यही तो चाहता है कि उसकी पुत्री किसी तकदीर वाले के साथ ब्याही जाए। मोहन मुस्कुरा दिया, मन ही मन सोचने लगा। हाँ, तकदीर भी कैसो कसो खेल दिखा रही। जो कभी मेरा नाम नहीं सुनना चाहता था वो आज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहता है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो गया। अनिता मोहन की अर्धांगिनी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद अनिता मोहन से बोली, मोहन, तुम अचानक इतने धनवान कैसे बन गए और राजा बीरप्रताप से इतनी नजदीकी कैसे हो गई? ना ना अनिता, हम तुझे चाहकर भी नहीं बता सकते। अरे बस तुम इतना जान लो कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। हमने कोई गलत काम नहीं करो। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता गया, लेकिन पूर्णिमा की रात मोहन को फिर से तोते और गधे की याद आई। उस रात कुछ खींचता हुआ उसे हवेली की ओर ले गया।
गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दीवारें कांप उठी। अंदर बैठा तोता और गधा मोहन को देखकर चौंक उठे। हमें लगा था कि अब तो तू हमें भूल गया होगा। तेरी तकदीर बदल चुकी है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन आज मैं किसी इच्छा से नहीं आया। मैं आज यह जानने आया हूँ कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन? हाँ, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का और हमारे श्राप से मुक्त होने का। तू हर बार भले रास्ते पर गया, इसी वजह से हमें आजादी मिल रही है। हम तो बस रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने हमें यही हक दिया है। चुनाव तेरा लेखा जोखा, उसका तू है तकदीर वाला, क्योंकि तूने सही चुना। तो क्या तुम सच में हमारी मदद कर रहे थे या हमें भटका रहे थे? हम इस हवेली के श्राप है। सुनो, 100 साल पहले यहां के राजा ने तकदीर पर शोध करने की ठानी थी। उसने सोचा कि अगर इंसान की आत्मा में प्रवेश की में जाए तो उसकी तकदीर की रेखाएं देखी जा सकती है। और फिर राजा ने मंत्र रचे, लेकिन ईश्वर नाराज हो गए। राजा तो खत्म हुआ, पर उसके 2 सेवक हम इस श्राप में फंस गए। हमारे श्राप की मुक्ति का मार्ग यही था कि हम एक मनुष्य को 2 राहें दिखाएं और वह हर बार अच्छाई की राह मोहन ने चुने। हर बार वही चुना जो कठिन था लेकिन सही था। उसी क्षण तोता और गधा रंग बिरंगे प्रकाश में बदलकर 2 पुरुषों के रूप में प्रकट हुए और फिर अंततः अदृश्य हो गए। मोहन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे सब ज्ञात हो चुका था। हाँ, तो अब मैं इस रहस्य को हमेशा बनाए रखूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मोहन मुस्कुराया और हवेली से बाहर निकल गया। तकदीर वही करती है। जो इंसान के कर्मों से जुड़ी हो, जो सही राह चुनता है, तकदीर खुद जुड़ी हो, जो सही राह चुनता है, तकदीर खुद उसके आगे झुक जाती है। मोहन की कहानी बस एक कहानी नहीं, हर इंसान के अंदर छुपे उस तकदीर वाले की गवाही है।